डियर लर्नर, जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 27। इससे पहले 26 तक की एमसीक्यू सीरीज चलाई जा चुकी हैं, उनके वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आप उन्हें भी देखिए, जो कि बेहतरीन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और यह जो एमसीक्यू सीरीज 27 है, यह अधिगम अक्षमता से संबंधित प्रश्न हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार प्रश्न मिलेंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। और चैनल में बहुत से ऐसे वीडियो जो डिसेबिलिटी रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड, इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेटेड, इसके अलावा रिहेबिलिटेशन रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज और प्रश्नोत्तरी वीडियोज पड़े हुए हैं। आप जाइए चैनल में देखिए, जो बहुत ही बेहतरीन वीडियोज हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अंत में जो आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, वो शायद बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि बाकी जितनी भी एमसीक्यू सीरीज है, उन सभी का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो एमसीक्यू सीरीज 27 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों तक शेयर जरूर झूम कर करिएगा, ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है कि सैमुअल ए किर्क ने किस वर्ष शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें ऑप्शन ए है 1962 यानी 1962, ऑप्शन बी जिसमें 1963 यानी कि 1963, ऑप्शन सी 1863 यानी कि 1863, या फिर ऑप्शन डी 1889 यानी कि 1889। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1863। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है, यहां पर जो आंसर में ऑप्शन सी लिखा है, ये ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन यहाँ पर आंसर के आगे जो ग्रीन कलर में सी लिखा है, ये सी की जगह बी होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। लेकिन जो सन है, सेशन है 1963 1963, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, एक क्वेश्चन में आपके कितने सारे प्रश्न और जवाब हो सकते हैं। किस ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किया? तो सैमुअल ए किर्क ने किया। कहाँ किया? तो शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान किया। सेशन भी आपको पता चल गया। तो एक प्रश्न के कई सारे सवाल और फिर जवाब बन सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि किसके द्वारा वर्ष 1877 में, ध्यान दीजिएगा कि किसके द्वारा वर्ष 1877 में टेक्स्ट ब्लाइंडनेस यानी कि लिखी हुई चीजों को ना पढ़ पाना एक शब्द बताया गया। यानी कि जो एक टेक्स्ट ब्लाइंडनेस शब्द है, इसका मतलब होता है लिखी हुई चीजों को ना पढ़ पाना। तो यह शब्द जो है किसने बताया? चलिए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एडोल्फ बर्लिन, ध्यान दीजिएगा जो एडोल्फ बर्लिन है ना, वहाँ पर रुडोल्फ बर्लिन होगा, यह बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। एंड ऑप्शन बी किर्क, ऑप्शन सी ब्यूलर, या ऑप्शन डी एडोल्फ कुशोमल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एडोल्फ कुशोमल।
इसके अलावा इसमें देखिए एक प्रश्न और बन सकता है कि लिखी हुई चीज़ों को ना पढ़ पाना संबंधित है, यानी कि किस शब्द से संबंधित है। वहाँ पर टेक्स्ट ब्लाइंडनेस लिख देगा, टेक्स्ट विजुअल लिख देगा, कुछ और लिख देगा, 3-4 शब्द ऐसे ही बता देगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि अलग अलग तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, तो एडोल्फ कुशोमल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि 1887 में एलडी शब्द को परिभाषित करके उसका नाम डिसलेक्सिया किसके द्वारा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि 1887 में एलडी शब्द को परिभाषित करके उसका नाम डिसलेक्सिया किसके द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं। ये रहे आपके 4 ऑप्शन, जिनमें से पहला है रुडोल्फ बर्लिन, ऑप्शन बी किर्क, ऑप्शन सी ब्ल्यूलर एंड ऑप्शन डी एडोल्फ कुशोमल। तो जो रुडोल्फ बर्लिन है वो RU होगा, ये आपको ध्यान में रखिएगा, और हिंदी में रुडोल्फ बर्लिन होगा। लेकिन इसका जो सही जवाब है देखते हैं, ऑप्शन ए ही सही है, रुडोल्फ बर्लिन। जो आपका ग्रीन कलर में आंसर लिखा है उसकी स्पेलिंग भी सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, लेकिन केवल इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, रुडोल्फ बर्लिन। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि किसने कहा कि सीखने की अक्षमता एक तंत्रिका संबंधी विकार है। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा कि सीखने की अक्षमता एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मस्तिष्क की जानकारी प्राप्त करने, संसाधित करने, संग्रहित करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए जिगमंड, ऑप्शन बी सैमुअल किर्क, ऑप्शन सी कवले और फोर्नेस, या फिर ऑप्शन डी रोजनबर्ग। इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए जिगमंड। जिगमंड, ये ध्यान रखिएगा आप, ये एक डेफिनेशन कह लीजिए या किसने कहा कह लीजिए, वही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा, पिछले जितने भी क्वेश्चन या आगे आएंगे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जिनमें कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसको, उन चीज़ों को भूल करके आपको जो क्वेश्चन का संदर्भ है और उत्तर है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके सामने है कि जिन बालकों में अधिगम बाधित या यूं कहें कि अधिगम अक्षमता समस्या गंभीर होती है, वे पढ़ लिख नहीं सकते, उनकी यह समस्या किसके कारण से हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मंद मस्तिष्क क्रिया यानी कि स्लो ब्रेन इनका फंक्शन होता है, प्रोसेस होता है। ऑप्शन बी मंद गतिशील प्रक्रिया यानी कि स्लो मूवमेंट प्रोसेस होता है, या ऑप्शन सी आ और बात दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मंद मस्तिष्क क्रिया। आप जानते हैं कि सीखने से संबंधित जो मेन चीज़ है वो हमारा मस्तिष्क है। अगर वही बेटर होगा नहीं होगा, वही बेटर फंक्शन नहीं करेगा अच्छी तरीके से, तो शायद हम सीखने में अक्षम ही रहेंगे। लेकिन जो मूवमेंट की प्रोसेस है, स्लो मूवमेंट, अब अगर मान लीजिए फिजिकली मूवमेंट नहीं कर पाता तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिजिकली मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारे बेहतरीन मस्तिष्क और बेहतरीन चिंतन कल्पना शक्ति वाले होते हैं, तो उसके मूवमेंट का और उससे कोई लेना देना नहीं है। वो बात अलग है कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे समाज में कहावतें चली हैं कि दिव्यांग बच्चा ये नहीं कर सकता, ये दिव्यांग बच्चा चल नहीं सकता, जिसके कारण से ये, तो थोड़ा बहुत मस्तिष्क में ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं ऐसी विरोधाभास की क्या मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्द, जो आपको मिलेगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि अधिगम अक्षमता की विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गणना समस्या यानी कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो शायद आप इसे जानते होंगे। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि यदि किसी बच्चे को शब्दों को यानी किसी भी बच्चे को वो जो शब्द होते हैं वो शब्दों को कागज पर उतारने में कठिनाई होती है, जो शब्द होते हैं यानी कि वो लिख नहीं पाता, उतार नहीं पाता, तो ये सीखने की अक्षमता के कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेखन के साथ संघर्ष करने वाले बच्चों की सहायता के लिए कक्षा में लागू करने के लिए सर्वोत्तम निर्देशात्मक रणनीति होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो समस्या होती है तो अगर इस तरीके की सहायता करने के लिए कक्षा में लागू करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक रहेगा, तो ऐसी कौन सी निर्देशात्मक रणनीति लागू करेगा, चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला कि कार्य पर अधिक समय प्रदान करने के लिए, यानी कि अधिक समय दे दे उसे कार्य करने के लिए, जो मान लीजिए कि 1 घंटे का काम है उसको 10 घंटे दे दे या 4 घंटे दे दे। या फिर ऑप्शन बी, लेखन समय के दौरान सहकर्मी शिक्षण प्रदान करके, यानी कि दूसरा कोई पीयर ट्यूटर दे दे। तो दूसरा दे देगा तो भैया उसका काम क्या बचेगा, वो दूसरा लिख के खुद ही चला जाएगा, तो ये भी सही नहीं लग रहा। ऑप्शन सी, एक से एक सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन कक्ष में विस्तारित अवधि प्रदान करना, वही हो गया कि विस्तारित अवधि क्यों देगा। ऑप्शन डी, संरचना में मदद करने के लिए विस्तृत निर्देश और ग्राफिक आयोजक प्रदान करना। तो चलिए देखते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसलिए सही है क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी बच्चे को शब्दों को कागज पर उतारने में कठिनाई हो रही है, और जब कठिनाई हो रही है तो हमें उससे संबंधित ही व्यवस्था करनी होगी। तो विभिन्न प्रकार के ग्राफिक आयोजक प्रदान कर दो, उससे रिलेटेड विस्तृत निर्देश दे दो, तब तो जाकर के उसको मदद मिलेगी। और अधिक समय दोगे तो क्या होगा, उसको उससे संबंधित एग्जाम्पल देना चाहिए। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको समझानी है, या आपको चाहिए कि कुछ चीज़ हमें खाना है या पहनना है या समझना चाहते हैं कुछ, तो आपको अगर उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या उससे रिलेटेड आपको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जाएंगी तो शायद आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। तो ये रिलेटेड टू वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने की अक्षमता का कारण बन सकता है। चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन ए, कल्चरल वेरिएशन यानी कि सांस्कृतिक विविधता, या ऑप्शन बी, प्रीनेटल ड्रग यूज यानी कि प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, या फिर ऑप्शन सी, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर यानी कि शिक्षक की योग्यता, या फिर ऑप्शन डी, साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग। यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी समस्या, कोई भी विकलांगता हो, उसके 3 कारण होते हैं। एक प्रीनेटल, एक नेटल जिसे हम पेरीनेटल भी कहते हैं, एंड एक पोस्ट नेटल होता है। इन्हीं तीनों में सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय जन्म से पूर्व हो जाता है, जिस समय बच्चा पैदा हो रहा है उस समय जन्म के समय हो जाता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद यदि कोई घटना घटती तो वो जन्म के पूर्व होता है। यहाँ पर जो कारण है वो 4 में से एक हमारा मिल रहा है, प्रसव पूर्व दवा का उपयोग, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। बाकी सांस्कृतिक विविधता है तो ऐसा थोड़ी है कि सीखने की क्षमता का कारण है। अगर अधिक सांस्कृतिक विविधता है तो विभिन्न प्रकार के कल्चरल सीख लेगा, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हमारी कल्चरल वेरिएशन हो सकती हैं। हमारे जितने भी समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। और अगर शिक्षक की योग्यता है तो सीधी सी बात है, शिक्षक की योग्यता तो और सीखने में मदद करती है, अक्षमता का कारण क्यों बनेगी। और जो चौथा है साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता, जो साथियों द्वारा दिखाई गई उदासीनता है उससे अक्षमता थोड़ी होगी। वो बात अलग है कि अगर कुछ साथियों ने नहीं दिखाई तो दूसरे दिखा देंगे। अच्छा, लेकिन जो मेन कारण है, जो हम रीजन कॉजेज मानते हैं,
वो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है। ध्यान रखिएगा, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इनमें से कौन एक है। चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी हियरिंग एम्पेयरमेंट यानी कि श्रवण बाधिता, या ऑप्शन डी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षमता। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का ये एक प्रकार है जिसको पठन में या पढ़ने में समस्या होती है, उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। आप ये अच्छे से जानते होंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। बाकी आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं, ऑटिज्म से रिलेटेड भी वीडियो बनाया जा चुका है, थ्योरी भी है, उसमें प्रश्न भी हैं, आप जरूर देखिए चैनल में जा करके। श्रवण बाधिता और बौद्धिक अक्षमता से संबंधित बेहतरीन वीडियोज पड़े हैं, चैनल में जाइए और पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है आंसर बी डिसलेक्सिया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि जब एक छात्र में सीखने में असमर्थता होती है, ध्यान दीजिएगा कि जब एक छात्र में सीखने में असमर्थता होती है और इसमें स्वास्थ्य संबंधी बौद्धिक या संवेदी कारक शामिल नहीं होते हैं तो वह आइडिया के तहत उल्लिखित किस श्रेणी। आइडिया क्या है? आइडिया सिम नहीं है। मैं आपको आइडिया के बारे में बता चुका हूं कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट है, ये एक प्रकार का जो शिक्षा से संबंधित एक्ट है जो फ्री एजुकेशन प्रदान करने मदद करने में सहायक होता है। तो ये इसका पूरा नाम है और इससे पहले भी जो क्वेश्चंस बन चुके हैं उसमें ये मिला होगा आइडिया, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है। चलिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑटिज्म जिसे आत्मकेंद्रित स्वपरायणता या ऑटिज्म कहते हैं या स्वलीनता कहते हैं। ऑप्शन बी डेवलपमेंटल डिले यानी विकासात्मक विलंब या देरी कहते हैं, या ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी भावनात्मक उपद्रव कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि भावात्मक या भावनात्मक उपद्रव। देखिए ये आइडिया के तहत है, ये केवल आइडिया ने माना है। बाकी जब आप अगर इतना जान लेंगे कि सीखने से संबंधित असमर्थता होती है तो ऐसा मत करिएगा कि टिक विशिष्ट सीखने की क्षमता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में लगा दे, क्योंकि इसी के अंतर्गत सीखने की समस्या होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी हमारा सवाल है कि आइडिया के तहत उल्लिखित किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, अब किसी के अनुसार हो गया, अब अपने अनुसार नहीं कर सकते आप। अगर ये ना होता तो आप क्या लगा देते? चौथा ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू आइडिया ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न 11 जो आपके सामने है कि लगभग कितने प्रतिशत दिव्यांग को यानी कि कितने प्रतिशत दिव्यांगजनों को क्या है? डिसलेक्सिया है। चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए 50% यानी कि 50%, ऑप्शन बी 40% यानी कि 40%, ऑप्शन सी 80% यानी कि 80%, या फिर ऑप्शन डी 25% यानी कि 25%। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 80% यानी कि 80%। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि प्रश्न 12 है जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र आमतौर पर सीखने की अक्षमता से प्रभावित नहीं होता है। चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैथ यानी कि गणित, ऑप्शन बी रीडिंग यानी कि पढ़ना, ऑप्शन सी इन्वेंटिवनेस यानी कि आविष्कारशीलता, या फिर ऑप्शन डी ओरल एक्सप्रेशन यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। तो हम आंसर में जाने से पहले देख ले, जो ऑप्शन ए है, आप जानते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें गणित की समस्या होती है, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रभावित नहीं, तो जहाँ पर नहीं शब्द है, मैथ तो होता है तो इसलिए सही नहीं होगा, रीडिंग होता है इसलिए ये भी सही नहीं हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी ओरल एक्सप्रेशन यानी कि बोलने में समस्या होती है, तो कहीं कहीं ये भी हमारा मिलता जुलता है उससे, बट जो हमारा आविष्कारशीलता है ये करेक्ट आंसर दिख रहा है।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, इन्वेंटिवनेस, आविष्कारशीलता। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब इसमें बोलने की भी समस्या होती है। सीधी सी बात है, जब पढ़ नहीं पाएगा तो अच्छे तरीके से बोल कैसे पाएगा। और इसमें डिसलेलिया की भी समस्या होती है, बहुत सारे ओरल तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता अपने शब्दों को, विचारों को, बातों को। तो ये सारी समस्याएं इसमें दिखती हैं। लेकिन आविष्कारशीलता सीखने की अक्षमता से संबंधित नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि अधिगम अक्षमता का परीक्षण करने के लिए कक्षा या स्कूल विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप देखिए यहाँ पर दिव्यांग बच्चों की पहचान करने के लिए, अधिगम अक्षमता का परीक्षण करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। या यहाँ पर डायरेक्ट भी ऐसे आप कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता का परीक्षण करने के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको किस तरीके से या कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नैदानिक प्रक्रिया यानी कि अवलोकन और प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा, या फिर ऑप्शन बी परीक्षण अनुशासनवार प्रदर्शन यानी कि विषयवार उपलब्धि का बात करेगा ये। ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परीक्षण यानी कि खराब प्रदर्शन के कारण का अनुमान लगाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल, क्योंकि हम सब चीज़ देखेंगे। स्कूल में अगर असेसमेंट करते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि अवलोकन और प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा क्या होता है, नैदानिक प्रक्रिया उसकी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो उसका विषयवार उपलब्धि कैसी है। ये भी देखेंगे कि जो व्यवहारिक उसका रवैया है, खराब प्रदर्शन के कारण का अनुमान लगाना, कैसे खराब प्रदर्शन करता है, क्या बोलने में, क्या किसी से बातचीत करने में, या किसी अन्य में। तो ये सभी में होता है, तो हम सभी का पहचान करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके सामने है कि 1990 में सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए, बताइए, सुझाव दीजिए। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी ब्राजील, या ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी थाईलैंड। अब देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए कि सभी के लिए मतलब एजुकेशन फॉर ऑल एक प्रकार का जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था 1990 में हुआ था। यहाँ से एक सवाल और बन जाएगा कि सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। तो 1990 में। कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। तो ये आपके 2 प्रश्न यहाँ से और 2 जवाब आपके मिल गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि एक शिक्षक को अपनी शैक्षणिक उपलब्धि पर सीखने की अक्षमताओं के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न दत्तक उपाय करने होंगे। यानी कि विभिन्न प्रकार के दत्तक का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आप अनुकूलन कह सकते हैं, यानी कि वेरियस एडॉप्टिव मेजर्स, यानी कि विभिन्न दत्तक उपाय यहाँ पर है, विभिन्न अनुकूलित उपाय कह सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुनियादी कौशल में सुधार, ऑप्शन बी कक्षा व्यवहार में सुधार, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार में सुधार, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को अपनी शैक्षणिक उपलब्धि पर सीखने की अक्षमताओं के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कि जो अक्षमता है उसको कम करना है, तो विभिन्न प्रकार के एडॉप्टिव तरीके कौन कौन से अपना सकता है। तो बिल्कुल सही बात है कि बुनियादी कौशल में सुधार करना चाहिए, बेसिक स्किल, कक्षा में व्यवहार में सुधार करना चाहिए, सामाजिक व्यवहार में, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने है कि प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी कौशल जिसमें विकलांग बच्चों को सीखने में विशेष रूप से कमी होती है, उसको छोड़कर सभी शामिल हैं। चलिए देखते हैं। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गणनाओं को सोचना और करना, ऑप्शन बी पढ़ना लिखना और सुनना, ऑप्शन सी बोलना और संचार, या ऑप्शन डी वर्तनी और उच्चारण शब्द।
इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्तनी और उच्चारण। देखिए ये क्यों सही है, जैसा कि हमारा सवाल है कि प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी कौशल, जिसमें विकलांग बच्चों को सीखने में विशेष, देखिए सबसे ज़्यादा दिव्यांग बच्चों को इसमें समस्या होती है, खास करके एचआई बच्चों को ले लीजिए आप, तो वर्तनी और उच्चारण में तो सबसे बड़ी समस्या है, इसीलिए कह रहे हैं इसको छोड़कर, तो इसी को छोड़ करके बाकी क्या है सब चीज़ें अलग हैं जो कि इस क्वेश्चन से अलग होती हैं। लेकिन हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न 17 जो आपके सामने है कि सीखने की अक्षमता निम्नलिखित को छोड़कर सभी के कारण से हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सेरेब्रल डिसफंक्शन, ऑप्शन बी भावनात्मक अशांति, ऑप्शन सी व्यवहार अशांति, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। ध्यान दीजिए कि सीखने की अक्षमता निम्नलिखित को छोड़कर सभी के कारण हो सकती है, यानी कि इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो उसको छोड़ करके सीखने की अक्षमता बाकी सभी के कारणों से हो सकती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी कल्चरल फैक्टर, यानी कि सांस्कृतिक कारक के कारण। सांस्कृतिक कारक क्या होगा, जो हमारे कल्चरल विभिन्न प्रकार के फैक्टर हैं तो उसके कारण नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी के कारण हो सकती है सीखने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपके सामने है, चलिए इसको देखते हैं हम कि लेथिरिज्म किस दाल के सेवन से होने वाला अपंग रोग है। बहुत ही गजब का सवाल है, शायद आपके लिए ये पहली बार हो कि लेथिरिज्म किस दाल के सेवन से होने वाला अपंग रोग है। और एक ये भी है कि इस दाल को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है क्योंकि इसको खाने से अपंगता हो रही थी, डिजीज हो रही थी। इसके बारे में आप और बहुत ही गहराई से पढ़िएगा, फिलहाल हम यहाँ पर जानते हैं। ये हमारे रहे 4 ऑप्शन, केसरी दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल या मसूर की दाल। ये 4 ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, केसरी दाल। इसको सर्च करिएगा। ये पैरों से संबंधित प्रॉब्लम होती है या यूं कहे कि मूवमेंट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको और गहराई से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही नया सवाल होगा और आ जाएगा तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी दाल को खाने से भी हमारा अपंग हो जाता है, डिजीज होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपके लिए एक नया सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि प्रश्न 19 जो आपके सामने है कि समन्वय विकार को किस प्रकार की विकलांगता कहा जाता है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरफ मतलब यूं कहें कि आंख और हाथ का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, दैट इज कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं। तो उस प्रकार की अगर विकलांगता किसे कहा जाता है, चलिए देखते हैं। 4 ऑप्शन है, इसकी हिंदी नहीं है, फिर भी देखते हैं। ए डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन बी प्रोजेरिया, ऑप्शन सी डिस्थीमिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए डिस्प्रैक्सिया। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्प्रैक्सिया में ही मूवमेंट प्रॉब्लम होती है, मोटर स्किल प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बच्चा अपना खुद का जूता नहीं बांध पाता है, स्कूल बैग नहीं पैक कर पाता है, बटन नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसका जो मोटर स्किल है हैंड का वो काम नहीं करता, इसलिए वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। बाकी भी हम आगे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने है कि बच्चे की सभी गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है और वह हमेशा शांत रहता है, इस प्रकार की विकलांगता को कहा जाता है। देखिए भाई कितना गजब का सवाल है कि बच्चे की सभी गतिविधियों में रुचि कम हो जाती है और वह हमेशा शांत रहता है, तो ऐसी कौन सी विकलांगता है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए डिस्थीमिया, ऑप्शन बी डिस्मॉर्फिया, ऑप्शन सी बोथ यानी कि दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन
ए डिस्थीमिया। आप इसे सर्च करिएगा, इसमें इंटरेस्ट भी बच्चे का खत्म हो जाता है, मतलब हमेशा शांत रहता है, फिर किसी से मतलब ही नहीं रखता है। और जानते हैं जब इस कैटेगरी में आ जाता है तो फिर वो सब सीखना, पढ़ना लिखना सब भूल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा हमारा, डिस्थीमिया। क्वेश्चन नंबर 21 कि अधिगम अक्षमता का एक संयोजन है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत आसान है लेकिन 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये रहे 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये एक ऑप्शन है। डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, एक ऑप्शन ये हो गया। ऑप्शन बी बुलिमिया, डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिसकैल्कुलिया, अफेजिया, प्रोगेरिया, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, क्योंकि यही तीनों का संयोजन अधिगम अक्षमता से मेल खाता है, बाकी और किसी का नहीं मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल जो आपके सामने है कि जब तंत्रिका कोशिकाओं और उनके कनेक्शन में क्षति होती है तो बच्चे में कौन सी विकलांगता होती है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए डेमेंशिया, ऑप्शन बी डिस्मोर्फिया, ऑप्शन सी बोथ ऑफ एबव, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डिमेंशिया। अब जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारी नर्वस सेल्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपस में कनेक्शन नहीं बैठता है, तो वो डिमेंशिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है कि अक्षरों या शब्दों के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति का बार बार नुकसान किसके साथ जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, या फिर ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। अक्षरों या शब्दों को अनुक्रम को याद करने में कठिनाई होता है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं तो याद कैसे होगा। और दृश्य स्मृति का बार बार नुकसान किसके साथ, मतलब सीधी सी बात है, अब दृश्य स्मृति कैसे होगी जब पढ़ेगा ही नहीं और अक्षरों को याद ही नहीं कर पाता। क्योंकि पढ़ने वाला व्यक्ति अगर पढ़ता है लगातार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो सारी चीज़ें कर सकता है। बट लर्निंग डिसेबिलिटी में जो डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत उसको बोलने में भी समस्या होती है, पढ़ने में भी समस्या होती है, क्योंकि बीती घटनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पाता है। ये उसके साथ बड़ी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि लर्निंग डिसेबिलिटी इज कॉज ड्यू टू, यानी कि सीखने की अक्षमता का कारण होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सेंसरी इंपेयरमेंट यानी कि संवेदी दुर्बलता, ऑप्शन बी मेंटल रिटार्डेशन मानसिक मंदता, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि भावनात्मक उपद्रव या यूं कहें कि अशांति, या ऑप्शन डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता। तो सीखने की अक्षमता का क्या कारण होता है, ऑप्शन डी सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शिथिलता। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यही चीज हम आपको पता है, सेंट्रल जो हमारा सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पूरी तरीके से हर चीज का एक कंट्रोलिंग पावर है ऊपर। अगर यही नहीं होगा तो बाकी ऊपर के तीनों तो अपने आप धरे के धरे रह जाएंगे। एक भी इधर उधर से तार टूट गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जितनी भी चीजें जुड़ी हैं, तो फिर वो सब खराब हो जाता है। तो इसलिए जो मेन होता है हमारा, अगर इसमें से ये नहीं होता तो फिर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता कि सीखने की अक्षमता किससे होती है, ज़्यादातर
फिर ये देख लेते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन से होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंटल प्रोसेस सही से नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बेटर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है कि कौन सा सही मिलान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिलान पूछा है। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ गए तो आपके लिए जरूरी है। ऑप्शन ए अफेजिया लैंग्वेज लर्निंग, ये तो सही है क्योंकि अफेजिया लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया राइटिंग एबिलिटी। ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया पैटर्न ऑफ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। ऑप्शन डी एमनेसिया मेमोरी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, यानी कि पैटर्न ऑफ सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। और यहां पर जो डिस्ग्राफिया है ना, इसके आगे जानते हैं क्या होगा? राइटिंग इनएबिलिटी। अगर डिस्ग्राफिया का मतलब क्षमता थोड़ी होता है, अक्षमता होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लिखने की क्षमता नहीं, लिखने की अक्षमता होती है। तो यहां पर राइटिंग प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर फिलहाल हमारा ऑप्शन सी सही होगा, डिसकैलकुलिया, क्योंकि डिसकैलकुलिया गणती गणना से संबंधित होता है, इसलिए इससे मैच नहीं खाता है। तो आज की सीरीज के ये रहे 25 क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और खासकर शुरू में मैंने बताया था कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ दूंगा, और वो न्यूज़ ये है कि आपसे बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर आप जो पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो ये समस्या भी आपके लिए खत्म हो जाएगी। बहुत जल्द आपके लिए वो भी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, उसका भी वीडियोस आपको मिलेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। साथ ही चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।